हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं। आज हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा तो हमने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया, आप उसको जाकर वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे इस कोरोना प्रोटोकॉल में सारे बच्चे इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें और एग्जाम से पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे इस वीडियो सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पॉलीटेक्निक की किसी भी ब्रांच किसी भी सेमेस्टर का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम देखने वाले ईंधन के साथ साथ हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, उसकी वर्किंग को देखेंगे। फ्रेंड्स, उसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है उसको देखेंगे। साथ के साथ हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होगी या थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी, और उसके साथ साथ हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स साइकिल्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें पावर प्लांट इंजीनियरिंग की तो ये इलेक्ट्रिकल की बैकबोन है। फ्रेंड्स, तो अगर आप इसको अच्छे से कवर नहीं करेंगे या इसको नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप मिस कर देंगे, और आप जॉब में या फिर आप आगे जब भी कभी कोई कोर्स करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे या फिर किसी भी जॉब में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दोबारा फिर पढ़ना पड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है फ्रेंड्स कि आप इसको अभी क्लियर करते हुए चलिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ईंधन। तो ईंधन क्या होगा, अगर हम बेसिक बात करें, बेसिक डेफिनेशन की बात करें ईंधन की, तो आप कह सकते हो कि वह रासायनिक पदार्थ जिसको वर्निंग कराकर या जिसका कंबंशन कराकर जलाकर हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, ईंधन कहलाता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो सेकंड डेफिनेशन है आपकी वे पदार्थ जिन्हें जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उन्हें ईंधन कहा जाता है, जैसे कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन, लकड़ी या एलपीजी गैस। ये सारे के सारे फ्रेंड्स क्या हैं, हमारे ईंधन हैं। अब अगर हम बात करें ईंधन की, तो हम ईंधन के अगर हम वर्गीकरण पर बात आए या वर्गीकरण की उसकी बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका वर्गीकरण। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ईंधन को केमिकल अवस्था के आधार पर या फिर रासायनिक अवस्था के आधार पर ना डिवाइड कर ना वर्गीकृत कर हमने किस में उसको डिवाइड किया, भौतिक अवस्था के आधार पर। क्योंकि अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो लगभग सेम ही है, क्योंकि जलना ही है, उसको जलाकर क्या करेंगे हम, ऊष्मा को उत्पन्न कराएंगे, पर उसकी जो भौतिक अवस्था है वो चेंज है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने क्या कहा कि ईंधन की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने क्या किया, उसको वर्गीकृत किया। तो भौतिक अवस्था क्या होगी फ्रेंड्स, कि पहले तो हम भौतिक अवस्था की बात कर लें। भौतिक अवस्था क्या होगी, भौतिक अवस्था का मतलब है कि हम जिसको अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकें, देख सकें, महसूस कर सकें, तो उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक अवस्था कहेंगे। तो हमने क्या किया, उसको भौतिक अवस्था के आधार पर 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कैटेगराइज कर दिया या फिर वर्गीकृत कर दिया। तो पहला क्या होगा फ्रेंड्स, पहला आपने कह दिया ठोस यानी कि सॉलिड। अगर हम बात करें सेकंड की, द्रव यानी लिक्विड। नेक्स्ट की बात करें गैसियस या गैस, ठीक है, तो गैसीय ईंधन या फिर गैसियस फ्यूल। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हैं और इसको हमने डिवाइड किया है फिजिकल अवस्था के आधार पर फ्रेंड्स, ठीक। तो ये था अब ईंधन। अब हम बात करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि हमारा ठोस ईंधन क्या है और हमारा द्रव ईंधन क्या है या गैसीय ईंधन क्या है। तो अगर हम फ्रेंड्स पहले की बात करें, फर्स्ट की हमारा, तो फर्स्ट है हमारा ठोस ईंधन। तो ठोस ईंधन आप कैसे बोल सकते हो, आप ठोस ईंधन उसको कह दोगे कि जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो वह ईंधन जो प्रकृति में या पृथ्वी पर या नेचर में सॉलिड फॉर्म में या फिर ठोस अवस्था में उपलब्ध होता है, उसको ठोस ईंधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्या बोल सकते हो फ्रेंड्स, लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल, ये सारे के सारे क्या हैं फ्रेंड्स आपके, ये सॉलिड हैं। सॉलिड बोले तो ठोस है फ्रेंड्स। कास्ट कोल या लकड़ी का कोल, तथा पैराफिन, मोम या वैक्स, ये सारे के सारे फ्रेंड्स क्या हैं आपके, सॉलिड फ्यूल्स हैं। तो एक बार हम इनकी चर्चा करते हैं एक फ्लो डायग्राम के थ्रू। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ नीचे आपको एक फ्लो डायग्राम शो किया है यहाँ पर फ्यूल का। ये है फ्यूल फ्रेंड्स, तो बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये फ्यूल है। अब फ्यूल मतलब कोल, हमने पहला फ्यूल ले लिया कोल। कोल क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला जो लिखा हुआ है ना पॉइंट में, ये पॉइंट है आपका
रनिंग टाइम के लिए इसका उपयोग या इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो कोल है फ्रेंड्स, तो कोल का हम क्या करेंगे रनिंग टाइम के लिए, रनिंग इन द सेंस ऑफ रनिंग क्या होगी, मतलब जब हमारा जो साइकिल है या फिर जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो वर्किंग कंडीशन पर होगा, उस स्थिति में हम क्या करेंगे कोल की वर्निंग कराएंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये प्राइमरी फ्यूल है। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी ही फ्यूल है, बिना इसके आप काम नहीं कर सकते, पहले आपको फ्यूल की ही आवश्यकता है, तो प्राइमरी फ्यूल हो गया ये, क्योंकि कोल को ही सबसे पहले यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट पे। नेक्स्ट बात करें तो स्टीम कोल, मतलब स्टीम कोल या फिर हम इसको स्टीम कोल भी कह सकते हैं। स्टीम कोल इन द सेंस ऑफ कि हम क्या कर रहे हैं, इसको कोल की वर्निंग कराकर वाटर से वेपर में कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब पानी का जो स्टीम है उसमें हम क्या करें कन्वर्जन करा रहे हैं। अभी हम इस प्रोसेस को पूरा डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स कि कैसे थर्मल पावर प्लांट में वाटर से वेपर में कन्वर्जन हो रहा है और कैसे वहाँ पर हमको ऊष्मा मिल रही है, कैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो बने रहिएगा लास्ट तक फ्रेंड्स। आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हम क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी भी आ रही थी, बहुत सारे बच्चे मेरे जानने वाले हैं, जैसे साकेत हो गया, अनिल हो गया, अभिषेक हो गया, ये सारे बच्चे, प्रियांशी हो गई, ये सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि सर आप इसको कंटिन्यू करिए। तो आज से मैं इसको कंटिन्यू ही करूँगा, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था कोल के बारे में। अब अगर हम सेकंड स्टेप पर आएँ, यहाँ आप देख पा रहे हैं नीचे सेकंड मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पर कुछ कोडिंग की है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, स्टार्टिंग टाइम के लिए इस फ्यूल का उपयोग किया जाता है या इस फ्यूल के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, ये लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करें स्टार्टिंग टाइम बोला गया तो एलडीओ मतलब है, इसका मीन्स है फ्रेंड्स लाइट डीजल ऑयल, और एचएफओ का मतलब है हैवी फ्यूल ऑयल। अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें, पहले तो हम ये बोल दें कि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि स्टार्टिंग टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स अगर स्टार्टिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर आपने कोल को वर्निंग कराया, कभी भी आपने अगर फर्नेस को देखा होगा फ्रेंड्स, जो लोहा तपाने वाले होते हैं उनको देखा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो भट्टियाँ होती हैं, उनकी फर्नेस होती है, वहाँ पर वो जब कोल जलाते हैं तो कोल के साथ साथ वो एडिशनल एक्सेसरीज, कुछ दूसरा कंपोनेंट या फिर कुछ दूसरा मटेरियल वहाँ उसमें डालते हैं, जैसे केरोसिन। आपने घर पर ही देखा होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो मम्मियाँ होती हैं वो जब खाना वगैरह बनाती हैं कंडे बनाकर या फिर जो लकड़ियाँ होती हैं उसके थ्रू, जो कावडंग होता है उसके केक बनाकर, या फिर जो वुड होती है लकड़ी के थ्रू जब वो खाना बनाती है, तो आपने देखा होगा उसको इनिशियली जलाने के लिए उनको जो केरोसिन ऑयल होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट्स है ना, ये वाला फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, ये इनिशिएट करेगा किसको, आग जलने के लिए, मतलब आग को जलाने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशिएटिव करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। अब स्टार्टिंग में क्या होगा फ्रेंड्स, इस स्टार्टिंग के लिए भी हमको हमारे पास दो ऑयल या फिर दो फ्यूल अवेलेबल हैं। पहला हमने बोल दिया लाइट डीजल ऑयल, सेकेंड बोल दिया हमने हैवी फ्यूल ऑयल। फ्रेंड्स अब अगर हम लाइट वाले की बात करें तो लाइट है हमारा, लाइट में हो सकता है कि हम कोल को जलाने के लिए हम उसके ऊपर क्या करें, पेट्रोलियम की बौछार करा दें, मतलब पेट्रोलियम छिड़क दें, पेट्रोल छिड़क दें, डीजल छिड़क दें, या जो बहुत लाइट ऑयल आता है, लाइट डीजल ऑयल करके आता है, वो डीजल से बहुत उसकी जो फ्लेमिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत स्पीड से जल जाता है, बहुत जल्दी जल जाता है। तो उस टाइप का जो फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, तो उसको आपने बोल दिया लाइट डीजल ऑयल। सेकंड की बात करें, सेकंड क्या होगा, हैवी फ्यूल ऑयल। हैवी फ्यूल ऑयल में हो गया आपका केरोसिन। फ्रेंड्स अगर हम बात करें लाइट की और हैवी की, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम स्टार्टिंग टाइम पर क्या करेंगे, जब हम अपनी भट्टी को जला रहे हैं, मतलब ओवन जो है हमारा, जो फर्नेस है हमारा थर्मल पावर प्लांट का, तो उसमें हमने क्या किया, पहले तो अपने कोल को हैंडलिंग कराया, मीन्स कोल उसमें प्रवेश कराया। कोल को जब हम उसमें अंदर डालेंगे तो तुरंत क्या होगा, उसमें हम जब आर्क जनरेट करेंगे, आग जलाएंगे, तो वहाँ पर एक साथ वो जलना स्टार्ट नहीं हो पाएगा, वो धीरे धीरे जलेगा, और धीरे धीरे जलेगा तो उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जब वो धीरे धीरे फ्रेंड्स जलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, धुआं होना शुरू हो जाएगा, और जब धुआं होता है तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है तो उसका मतलब क्या है, जो हमारा फ्यूल है वो 100% बर्न नहीं हो पाया है, ठीक, तो वो धुएँ की फॉर्म में क्या हो रहा है, उसका लॉसेस हो रहा है। तो इस कारण क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो
एडिशनल ऑयल को लिया है, मतलब लाइट डीजल ऑयल या फिर हैवी डीजल फ्यूल ऑयल को लिया है, तो ये क्या करेंगे, ये इनिशिएट करेंगे उसको वर्निंग कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो कोल हमने प्रवेश कराया उसको ऊपर इस ऑयल को छिड़क देंगे, डाल देंगे, जिस कारण क्या होगा, वो जो कोल है उसका कंबंशन बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। तो ये था इसका बेसिक आइडिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे जो नेक्स्ट मतलब कोल का जो टाइप है, अभी हमारा कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स, ये सॉलिड वाला चल रहा है, ठीक है, ठोस ईंधन। तो ठोस ईंधन का अगर हम टाइप की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट्स है और इसको बना लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कोल, टाइप्स ऑफ कोल। अब आपको पता है कोल कितने प्रकार के होते हैं, कोल कई प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या किया, दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया। पहला हमने बोल दिया हाई क्वालिटी कोल, सेकेंड हमने कह दिया लो क्वालिटी कोल। आप इसको लिख लीजिएगा, एज इट इज लिखना है फ्रेंड्स आपको। तो हाई क्वालिटी कोल में कौन से आएंगे और लो क्वालिटी कोल में कौन से आएंगे, तो देख लीजिए। अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले वाला जो है हमारा, ये जो तीन है हमारे स्टार्टिंग के, ये हैं हमारे हाई क्वालिटी कोल। अब अगर हम लो क्वालिटी कोल की बात करें तो लो क्वालिटी कोल लास्ट वाला। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगर पहले की बात करें हम, मतलब हाई क्वालिटी कोल, तो हाई क्वालिटी कोल का मतलब है इसमें क्या हो, कार्बन की जो कंसंट्रेशन है, जो परसेंटेज है, वो बहुत हाई होना चाहिए, जिससे क्या हो, एकदम बहुत स्पीड से कोल की बर्निंग हो जाए और हमको ऊष्मा प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आप जो सबसे अच्छा आपका कोल है वो कौन सा है, एंथ्रासाइड। सबको पता है फ्रेंड्स, यहाँ एंथ्रासाइड है। तो सबसे अच्छा अगर हम कोल की बात करें तो हमारा एंथ्रासाइड होगा, जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 90% है, 90% से एबव है। एबव मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स। तो आप ऐसे ही जो टेबल है उसको बनाइएगा। मैं फिर से बता दूं कैसे आपको बनाना है। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स लिखना है टाइप्स ऑफ कोल, यहाँ पर लिख लेंगे हाई क्वालिटी कोल, यहाँ लिख लेंगे लो क्वालिटी कोल, और जो हाई क्वालिटी कोल है उसमें ये तीन आ रहे हैं, ठीक है, तीनों के नाम है। और यहाँ पर लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, और यहाँ पर लिख लेंगे एस कंटेंट, ठीक है, एस का कितना कंटेंट है इसमें, तो एस कंटेंट यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए, अब इसको करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्या था, एंथ्रासाइड था। एंथ्रासाइड में जो कार्बन की परसेंटेज है वो 90 से एबव है फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा फ्रेंड्स ऐसे ही। तो 90% से एबव है एंथ्रासाइड में, और इसका जो एस कंटेंट है वो बहुत लो होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी लो, बहुत कम होगा इसका एस कंटेंट, मतलब जो राख होती है, राख का कंटेंट बहुत कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिटुमिनस। तो अगर बिटुमिनस कोल की बात करें फ्रेंड्स, तो बिटुमिनस कोल जो है उसमें आपकी जो कार्बन कंटेंट है, तो कार्बन कंटेंट होगा 60 to 80% फ्रेंड्स। कितने से, 60 से 80% आपका जो कार्बन कंटेंट है वो सेकंड वाले में होगा। अगर थर्ड की बात, हाँ, और इसके जो एस कंटेंट है, राख का जो कंटेंट है वो होगा लो, ठीक, वेरी लो तो नहीं होगा पर लो होगा, और कोल से कम, लेकिन जो एंथ्रासाइड है उससे ज़्यादा होगा थोड़ा, ठीक है। तो लो हो गया इसका एस कंटेंट। अब नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्या है आपका, लिग्नाइट। अगर लिग्नाइट कोल की बात करें फ्रेंड्स, तो लिग्नाइट कोल में क्या होगा, लिग्नाइट कोल में 50% to 60% आपका जो कार्बन कंटेंट है वो है, और इसकी जो एस कंटेंट है वो मीडियम है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या है, मीडियम। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, लास्ट है लो क्वालिटी कंटेंट या फिर लो क्वालिटी कोल। तो लो क्वालिटी कंटेंट कोल की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने विभाजित किया, इसको हमने बोल दिया पिट कोल। जो हमारा पिट कोल है, तो पिट कोल क्या है फ्रेंड्स, लो क्वालिटी कोल है। तो इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो 50 से बिलो है, मतलब 50 से कम है, और इसकी जो एस कंटेंट है, एस कंटेंट इसमें बहुत हाई है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इसमें होता है। और जनरली जो हमारा पीट कोल होता है वो वुड से ही बनाया जाता है, लकड़ी से, ठीक है। तो ये था इसका टाइप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड क्या है हमारा, द्रव ईंधन या तरल ईंधन। तो अगर हम द्रव ईंधन की बात करें तो द्रव का मतलब है लिक्विड फॉर्म, किस अवस्था में हो, लिक्विड फॉर्म में हो। तो आपको पता है आप कैसे इसको बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स, आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी, और जो आपकी स्क्रीन पर है उसको भी। तो अगर हम बोलें द्रव ईंधन की, तो द्रव ईंधन क्या है, द्रव ईंधन में है वह ईंधन या फिर वह पदार्थ जो पृथ्वी में द्रव अवस्था में उपस्थित होता है, अर्थात जिसे बर्न कराकर ऊष्मा प्राप्त होती है, द्रव ईंधन या तरल ईंधन कहलाता है। जैसे
केरोसिन या मिट्टी का तेल। नेक्स्ट पेट्रोलियम, डीजल, अल्कोहल तथा द्रवित हाइड्रोजन या द्रव या तरल ईंधन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं फ्रेंड्स, ये आपके सारे के सारे हैं द्रव ईंधन या तरल ईंधन। ठीक, नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, तो फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका गैसीय ईंधन। तो अगर हम बात करें गैसीय ईंधन, तो प्रकृति में वो ईंधन जो गैसीय अवस्था में मौजूद हों उसको क्या कहेंगे, हम गैसीय ईंधन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो प्राकृतिक गैस हो गई फ्रेंड्स, पेट्रोलियम हो गई, कोल गैस हो गई, भाप अंगार गैस या जल गैस हो गई, बायोगैस हो गई जिसको हम गोबर गैस कहते हैं फ्रेंड्स, एसिटिलीन हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, और ये सारे के सारे क्या हैं फ्रेंड्स, आपके गैसीय ईंधन है। एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्यूचर का ईंधन तो उसको हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फ्यूचर का ईंधन किसको कहा जाता है, तो उस किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें जो आपका पॉल्यूशन कंटेंट है बिल्कुल कम है, या फिर जो सल्फर का इसमें मात्रा है सल्फर की बहुत कम है, जिस कारण क्या होता है इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है या पॉल्यूशन फ्री है। तो अगर हम फ्यूचर के ईंधन की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चार्ट पर देखते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे या फिर कैसे और इसको हम समझ सकते हैं। तो समझने के लिए मैं एक चार्ट लेकर आया हूँ आपके सामने, देख लीजिए फ्रेंड्स। रासायनिक ईंधन, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो ईंधन है वो ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके माध्यम से आप बर्निंग कराकर ऊष्मा प्राप्त करते हैं, तो रासायनिक ईंधन हो गया। तो यहाँ पर अगर बात करें ठोस की, तो ठोस में क्या होगा, लकड़ी हो गई, कोल हो गया, गोबर हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ठोस हो गए फ्रेंड्स। तो मैं बता चुका हूँ आपको। अगर हम द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में क्या आ गया फ्रेंड्स, पेट्रोलियम आ गया, डीजल आ गया। पेट्रोलियम में क्या क्या आएगा फ्रेंड, डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा, और घासलेट आएगा, कोलतार आएगा, नेफ्थलीन आएगा, नेफ्था आएगा, नेफ्थलॉन आएगा आदि। ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स, हमारे लिक्विड ईंधन हो गए। अगर हम गैस ईंधन की बात करें तो गैस ईंधन में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके प्राकृतिक गैस हो गई, हाइड्रोजन हो गई, प्रोपेन हो गई, बायोगैस हो गई, या फिर भाप अंगार गैस हो गई, या बात्या भट्टी में जो भी गैस उत्पन्न हो रही है या फिर जो भी यूज़ की जाती है उसको कह दिया कोक भट्टी में गैस आदि। ये सारी की सारी क्या है फ्रेंड्स, आपकी गैस ईंधन हो गए। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज़ हम बता दें कि इसके बाद हम अब आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है या फिर जो थर्मल पावर प्लांट है वो किस पर वेस्ट है, या उसकी जो वर्किंग है वो किस पर वेस्ट है। तो फ्रेंड्स थर्मल पावर प्लांट पढ़ने से पहले हमको थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट समझना अति आवश्यक है। अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स मीन्स ऊष्मा गतिकी, तो ऊष्मा गतिकी, अगर हम ऊष्मा गतिकी की बात करें फ्रेंड्स तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, थर्मो, दूसरा क्या है फ्रेंड्स, डायनेमिक। तो अगर हम बात करें थर्मो की, थर्मो मीन्स होता है ऊष्मा, डायनेमिक का मतलब होता है रोटेशन या फिर गति की। तो इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारी जो ऊष्मा है उसकी गति कैसे हो रही है या फिर उसकी गति कराकर हम कैसे कार्य में उसको परिवर्तित करा रहे हैं। तो ऐसी प्रोसेस या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप और ऊष्मा या फिर कार्य, ऊर्जा तथा कार्य के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा गतिकी कहेंगे या फिर थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। जैसा आपको दिख पा रहा है फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक डेफिनेशन है, इसको बोला गया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा और भौतिकी की वह शाखा जिसमें ताप और ऊष्मा तथा इनके मध्य ऊर्जा और कार्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब ताप से कैसे ऊष्मा बना रहे हैं, ऊष्मा से कैसे हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऊर्जा से कैसे हम कार्य प्राप्त कर रहे हैं, या फिर ऊर्जा कार्य में क्या संबंध है, या फिर हम कैसे जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे हैं, या फिर जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसको हम कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो ये हम इसमें अध्ययन करेंगे, किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। अगर हम सीधे शब्दों में कहें बात कि अतः सीधे शब्दों में कहें फ्रेंड्स तो बोलेंगे कि ऊष्मा गति की शाखा के अंतर्गत हम ताप, ऊष्मा और कार्य इनके मध्य संबंध स्थापित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेम्परेचर हो गया, ऊर्जा हो गई मीन्स ऊष्मा हो गई, और नेक्स्ट क्या है आपका वर्क डन हो गया। इन तीनों के बीच में क्या करेंगे, हम तालमेल बिठाएंगे या फिर संबंध स्थापित करेंगे कि कैसे हम एनर्जी ताप बढ़ाएं, कितना ताप बढ़ाएं जिससे ऊष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होना शुरू हो जाए, और ऊष्मा से हम कैसे वर्क डन में उसको कन्वर्ट कराएं। तो इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण अन्य ऊर्जाओं में भी संभव है, बिल्कुल संभव है। जैसे विद्युत ऊर्जा, अभी इस पर सब पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। विद्युत ऊर्जा हो गई, चुंबकीय ऊर्जा हो गई, या विद्युत से ऊष्मा आप उत्पन्न करते हो या ऊष्मा से विद्युत उत्पन्न करते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ देख लीजिए, विद्युत में ऊष्मा उत्पन्न होती है, विद्युत से ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा से विद्युत उत्पन्न होती है, या फिर की जा सकती है। ऊष्मा ऊर्जा के
रूपांतरण का अध्ययन भी इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब ऊष्मा के रूपांतरण का अध्ययन भी यहीं पर किया जाता है। अब मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ डिटेल में। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स, तो आपने सिंपल वे में बोल दिया कि ऐसी भौतिकी की शाखा जिसके अंतर्गत हम ताप ऊष्मा और कार्य के बीच संबंध को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि ऊर्जा हमारी कैसे रूपांतरित हो रही है, ये भी हम इसी में देखेंगे कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो कैसे संभव है या किस किस फॉर्म में संभव है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अगर आप ऊष्मीय ऊर्जा की बात करो तो अगर आप विद्युत बल्ब को जलते हुए देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां हीट जनरेट होती है। तो हीट क्या है? आपकी ऊष्मीय ऊर्जा है। तो कहने का मतलब ये है, या फिर अगर कोई वायर देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत समय तक कोई अप्लायंस चल रही है, किसी तार के थ्रू करंट निकल रहा है, तो वहां पर अगर आप उसको टच करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वहां पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गई है। हालांकि आपको फ्रेंड्स तार को टच करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप बस एक एग्जाम्पल था ये, पर आपको तार को टच नहीं करना है। ठीक है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पर हीट जनरेट हो रही है। तो आप विद्युत से ऊष्मा भी जनरेट कर सकते हैं, और ऊष्मा से विद्युत कैसे जनरेट हो सकती है, तो वो हम थर्मल पावर प्लांट के थ्रू कर सकते हैं। हमने क्या किया, थर्मल पावर प्लांट का कोल का वर्निंग कराया। पहले कोल की वर्निंग के बाद हमने पानी को जो वाटर था उसको बॉयलर में फीड कराने के बाद उसको हीटअप कराया। जब हम वाटर हीटअप होगा हमारा, तो वाटर से वेपर में कन्वर्जन हो जाएगा या फिर हीट जनरेट हो जाएगी। जब हीट जनरेट होगी तो हीट क्या करेगी, हीट के थ्रू क्या होगा, जब हीट वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उस कारण जो वाटर था उसका स्टीम में कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे ही स्टीम में कन्वर्जन हो जाएगा, हम स्टीम को क्या करेंगे, अलग अलग माध्यमों के थ्रू निकालेंगे और टरबाइन पर स्ट्राइक कराएंगे। मतलब उसको टरबाइन के ब्लेड पर स्ट्राइक कराएंगे, मारेंगे उस पर ले जाकर। तब क्या करेगा, वो वहाँ से रोटेट करना शुरू होगा। जब रोटेट करना शुरू होगा तो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, और मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देंगे। अभी इसको आगे फिर डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था इसका थर्मोडायनेमिक्स कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, ऊष्मागतिकी क्या है या फिर क्या इसका कॉन्सेप्ट था। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, ऊष्मागतिकी में हम ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है किसमें, ऊर्जा गतिकी से ही हम पता कर सकते हैं कि ऊष्मा का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। जैसे आप पहले ही देख पा रहे हैं कि ऊष्मा गतिकी के नाम से ही पता है कि थर्मो मतलब ऊष्मा और डायनेमिक मीन्स गतिकी। तो ऊर्जा का कैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं या रूपांतरण कर सकते हैं, तो यही इस लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ था। तो ये फ्रेंड्स छोटा सा कॉन्सेप्ट था थर्मोडायनेमिक्स का। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो वर्किंग है वो किस टाइप से है। फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस थर्मल पावर प्लांट में ये यूज़ होने वाले प्रोसेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चारों प्रोसेस हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या है, तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की, तो यहाँ पर देख लीजिए अब प्रोसेस में होगा क्या। पहली चीज़ तो हमने थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस है उसको क्या किया, 4 पार्ट्स में उसको कैटेगराइज कर दिया। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को आपने क्या किया, 4 पार्ट्स में, या फिर जो भी प्रोसेस हो रही है थर्मोडायनेमिक्स वो 4 पार्ट में होगी। तो पहला पार्ट क्या होगा, पहले को आपने बोल दिया स्थिर आयतन प्रक्रम या सम आयतनिक प्रक्रम, इसको इंग्लिश में कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका स्थिर तापमान प्रक्रम या समतापी प्रक्रम, इसको क्या क्या कहेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्ड की बात करें फ्रेंड्स तो थर्ड है आपका स्थिर दाब प्रक्रम या समदाबी प्रक्रम, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम या स्थिर एंट्रोपी प्रक्रम, इसको कहेंगे कांस्टेंट एंट्रोपी और एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये सारी की सारी प्रोसेस 4 हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं अब डिटेल में। तो पहली प्रोसेस क्या थी फ्रेंड्स, पहली थी आपकी प्रोसेस, जो पहली प्रोसेस है वो है आपकी फ्रेंड्स स्थिर आयतन प्रक्रम। अब स्थिर आयतन प्रक्रम क्या होगा, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम स्थिर आयतन प्रक्रम है क्या। तो फ्रेंड्स, इस वाले प्रक्रम में मतलब ऐसा कोई प्रक्रिया या फिर ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके अंतर्गत पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस, उसकी पूरी प्रोसेस के अंतर्गत जो उसका आयतन है वो कांस्टेंट बना रहे। मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरी प्रोसेस के अंतर्गत उसका जो आयतन है वो कांस्टेंट बना रहे, तो ऐसे प्रक्रम को या ऐसे प्रोसेस को आपने बोल दिया स्थिर आयतनिक प्रोसेस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल है बंद पात्र में गैस का विस्तार। फ्रेंड्स, अगर किसी भी गैस को आप बंद पात्र में मतलब एक क्लोज कंटेनर में आप उसको रखोगे
तो क्या होगा, उसका जो आयतन है वो कांस्टेंट बना रहेगा। अगर उसको आप एक फैले हुए जगह में खोल देंगे या फिर एक रूम में उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो पूरे रूम में एक्सपेंड हो जाएगी। तो अगर हम पहली एग्जाम्पल की बात करें तो बंद पात्र में गैस का विस्तार, ठीक है, तो अगर बंद पात्र होगा उसके अंदर आप गैस का विस्तार कर रहे हो तो उसका जो आयतन है वो कांस्टेंट बना रहेगा। अभी हम इसके जो हमारा इस पीवी डायग्राम है उसके थ्रू भी समझेंगे इसको। तो अगर हम पहले वाली की बात करें, स्थिर वाली की, तो चलिए साथ के साथ उसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये है स्थिर आयतन का प्रक्रम, मतलब उसका प्रोसेस का आरेख है फ्रेंड्स, डायग्राम है। तो जो हमारी बाई एक्सिस है उस पर आपने क्या ले लिया, प्रेशर, और जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर हमने वॉल्यूम को काउंट कर लिया। अब क्या कहा गया, थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स पूरी प्रोसेस के अंतर्गत आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए वॉल्यूम इस वाली लाइन पर है, तो 1 से लेकर 2 तक क्या हुआ, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, पर जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये था आपका पहला प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या था, इंग्लिश में कहा था आइसोकोरिक प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सेकंड पर आते हैं, सेकंड क्या है आपका, स्थिर तापमान प्रक्रम। तो स्थिर तापमान प्रक्रम देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, समतापी इसको बोलेंगे या फिर बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की बात करें तो इसमें ये होगा फ्रेंड्स कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसकी थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रिमेन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो पूरी प्रोसेस के अंतर्गत जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उसको आप बोलेंगे स्थिर तापमान प्रक्रम। तो सेकंड वाले में देख लीजिए, आपका सेकंड में क्या है, स्थिर तापमान प्रक्रम हो गया। इसमें क्या रहेगा फ्रेंड्स, पूरे प्रक्रम के दौरान जो भी कार्यकारी पदार्थ है, मतलब जो भी वर्किंग फ्यूल है, उस फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स अगर बात करें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो पहले तो ये पता होना चाहिए कार्यकारी पदार्थ क्या है, मतलब वर्किंग अगर फ्यूल की बात करें तो वर्किंग जो मटेरियल है फ्रेंड्स, वो अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में हो गई स्टीम जो वर्किंग मटेरियल है। और अगर हम दूसरे प्लांट की बात करें तो वहाँ पर दूसरा होगा, हम देखेंगे कि कैसे कैसे वर्किंग चेंज हो रही है या फिर कार्यकारी जो पदार्थ है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ प्लांट। तो टाइप कैसा प्लांट किस टाइप का है, थर्मल पावर प्लांट है या हाइड्रो पावर प्लांट है या विंड पावर प्लांट है या फिर दूसरा कोई पावर प्लांट है, तो उसमें हम देखेंगे ये चेंज करेगा। सेकंड पर आते हैं, सेकंड के अगर हम ग्राफ की बात करें तो सेकंड का ग्राफ आप ऐसे देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। आपका जो वॉल्यूम है वो कुछ इंक्रीज हो रहा है, साथ के साथ आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से 1 से 2 पर देखिए हल्का सा डिक्रीज हो रहा है। तो पर ये दोनों तो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहे हैं, पर जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस पूरी प्रोसेस के अंतर्गत आपका कांस्टेंट अगर टेम्परेचर है तो उस प्रोसेस को आप कह दोगे स्थिर तापमान प्रक्रम या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपका स्थिर दाब प्रक्रम। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो कार्यकारी वो वर्किंग फ्यूल है या वर्किंग जो पदार्थ है उसका थ्रू आउट द प्रोसेस जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। तो अगर कांस्टेंट रहेगा तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, कह देंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारा स्थिर दाब प्रक्रम है। फ्रेंड्स अगर सेकंड वाले की बात करें, यहाँ पर आप अगर इसके एग्जाम्पल की लिखोगे तो एग्जाम्पल होगा आपका जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर जो वाटर का वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी, अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ किया जा सकता है और साथ के साथ प्रेशर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेन हमारा कंसंट्रेशन है टेम्परेचर पर फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, बॉयलर के अंदर कांस्टेंट रहने वाला है। अगर थर्ड प्रोसेस की बात करें तो थर्ड है आपका स्थिर दाब प्रक्रम। अब इसमें क्या होगा, थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इस प्रक्रम को क्या बोल देंगे हम, स्थिर दाब प्रक्रम। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें या फिर इसके जो थ्योरी जो आपका ग्राफ है उसकी बात करें तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ है फ्रेंड्स देख लीजिए। स्थिर दाब प्रक्रम पर हमने क्या कहा कि हमारा जो दाब है उसको हमने बाई एक्सिस पर लिया है और एक्स एक्सिस पर हमारा वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका जो 1 से लेकर 2 तक जा रहा है तो वो क्या है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, पर जो आपका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक।
तो अगर हम इस वाली प्रोसेस की बात करेंगे तो ये प्रोसेस होगी हमारी टरबाइन के अंदर फ्रेंड्स। टरबाइन में जब हमारी आफ्टर स्ट्राइकिंग स्टीम, जब स्टीम स्ट्राइक करेगी टरबाइन के अंदर, तो होगा क्या फ्रेंड्स कि स्टीम का एक्सपेंशन होगा। इस स्टीम जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी। जब एक्सपेंड होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी जो आप उसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था आपका थर्ड प्रोसेस। अगर फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ इंपॉर्टेंट है आपकी, और ये है स्थिर एंट्रोपी प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो इंजन है उन पर यही जो पिस्टन सिलेंडर है या फिर इंजन के पिस्टन सिलेंडर हो गए, क्रैंक हो गए, तो उन पर यही प्रक्रम यूज़ होने वाला है। तो अगर हम बात करें लास्ट वाले की आपकी स्थिर एंट्रोपी प्रक्रम की, तो इसमें क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसमें ना तो आप क्या करोगे निकाय को, निकाय बोले तो सिस्टम, जो आपका सिस्टम है उसको ना ही आप इंटरनली ऊर्जा बाहर निकाल सकते हो उसके अंदर की, और ना ही आप अंदर बाहर से ऊर्जा दे सकते हो। कहने का मतलब ये है, ना तो आप ऊष्मा उसको दे सकते हो बाह्य निकाय से, ना ही उसके इंटरनली जो ऊर्जा है उसको निकाल सकते। तो कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें ना तो बाहर से ऊर्जा देने की आवश्यकता हो, या ऐसी कोई प्रक्रिया ही ना हो पाए जिसमें हम एक्सटर्नल जो हीट है उसको इंसर्ट करा पाएँ और जो इंटरनल हीट है उसको बाहर निकाल पाएँ, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोल देंगे स्थिर एंट्रोपी प्रक्रम। क्योंकि मैं अगर बात कहूँ एंट्रोपी की, तो फ्रेंड्स एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है वो क्या है, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अगर छोटा सा एग्जांपल ले एंट्रोपी के लिए, तो एंट्रोपी के लिए अगर हम एक एग्जांपल से समझे पहले एंट्रोपी है, तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये है आपका आइस। अब इसको क्या किया, हो सकता है यहाँ पर आपका जो आपने क्या किया, इसको थोड़ी हीट प्रोवाइड करा दी, या फिर आपने रूम टेम्परेचर पर ही इसको रख दिया, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे पिघल जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस की बात करें, तो इसके मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है वो कम होगी, और इसके अगर मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है उसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडमनेस, या फिर हम बात कहें कि रैंडमनेस को हमने क्या बोल दिया, एंट्रोपी प्रक्रम बोल दिया। अगर हम इसके ग्राफ के थ्रू समझे, डायग्राम के थ्रू समझे, तो यहाँ पर देख लीजिए पीवी आरेख हो गया, पीवी प्लॉट हो गया। तो अगर प्लॉट की बात करें तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, साथ के साथ जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है हल्का सा। यहाँ से देखिए 1 से 2 वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है वॉल्यूम, लेकिन जो उसकी एंट्रोपी है, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी क्या है फ्रेंड्स, एस क्या है उसका, कांस्टेंट हो गया। तो ये था आपका प्रक्रम। अब फ्रेंड्स अगर हम इस चारों प्रोसेस की बात करें, तो ये चारों प्रोसेस का पढ़ने का बस तात्पर्य इतना था कि ये चारों प्रोसेस जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है उसकी वर्किंग पर अप्लाई होने वाली हैं, बिना इन चार प्रोसेस के। नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट को हम देखते हैं, इस पर चर्चा, इसके सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या है हमारा थर्मल पावर प्लांट। फ्रेंड्स थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 30 to 40% है, बहुत कम एफिशिएंसी। अब इसका रीज़न अभी जानेंगे कि सबसे इसकी इतनी कम एफिशिएंसी क्यों है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें कि एफिशिएंसी कम होने का रीज़न, तो रीज़न जानने से पहले हमको इसका जो कुछ कोडिंग कर रखी है मैंने उसको जानना जरूरी होगा। जैसे पहले पॉइंट में है आपका ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, प्लांट आउटपुट अपॉन प्लांट इनपुट। आउटपुट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट हो रही है, और इनपुट में क्या दे रहे हैं हम, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल की केमिकल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, इनपुट में दे रहे हैं। तो अगर हम कहें कि एफिशिएंसी कम हो रही है, एफिशिएंसी कम होने का रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि हमारा जो आउटपुट है वो कम होगा, निकलता होगा, और इनपुट हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसी केसेस में हमारी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो कम होगी। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम की या किसी भी निकाय की, किसी भी प्लांट की बात करें, तो अगर आप बहुत बड़ा स्टेज, उसका बहुत ज़्यादा स्टेज में एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, मतलब एनर्जी को कई स्टेज में उसको बांटकर या फिर विभाजित करके काम वर्क डन लिया जा रहा है, तो उस केसेस में क्या होगा, एनर्जी या फिर एफिशिएंसी घट जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि एनर्जी का कन्वर्जन अगर ज़्यादा स्टेज में होता है तो एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें कि एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्टेप में कन्वर्जन हो रहा है, सपोज दैट आपने क्या किया,
वाटर को सबसे पहले आपने बॉयलर में फीड करा दिया। बॉयलर में फीड करने के बाद आपने क्या किया, कोल का बर्निंग कराया, कंबंशन कराया कोल। जब कोल का कंबंशन हुआ तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो जो वाटर है उसका वेपर में कन्वर्जन हो जाएगा। जब वाटर का वेपर में कन्वर्जन हो जाएगा तो वहाँ स्टीम जनरेट होगी। अब स्टीम तो जनरेट हो गई, पहली स्टेज हो गई। अब दूसरी स्टेज में क्या किया फ्रेंड्स, आपने क्या किया, जो स्टीम प्राप्त हुई हो उसको क्या करोगे, उसको सुपर सैचुरेटेड स्टीम या फिर ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करोगे। अब ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ेगी, जिसको आपने रीहीटर या फिर कोई एक्सटर्नल हीटर के थ्रू आप क्या करोगे, उसको पास करा रहे हो। जब कोई एक्सटर्नल हीटर मान लो या फिर कोई रीहीटर लगा दिया, रीहीट की उसकी एनर्जी, स्टीम को रीहीट करने का पर्पस क्या था कि जो उसमें मॉइस्चर था उसको रिमूव करना। अब सेकंड स्टेप ये हो गई। थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप, उसको टरबाइन है उसके ब्लेड पर स्ट्राइक कराओगे। तो 3 स्टेप तो यहीं फॉलो हो गई। और बहुत सारी ऐसी स्टेज हैं कि हमने क्या किया, बार बार उसको रीहीट कराएंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर रीहीट कराएंगे, फिर स्ट्राइक कराएंगे। तो इस कारण क्या होगी, कई स्टेप में उसका जो कन्वर्जन है एनर्जी का वो हो जाएगा, जिस कारण आपकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप क्या बता पा रहे हैं, प्लांट में सबसे कम एफिशिएंसी वाले इक्विपमेंट से उस प्लांट का ओवरऑल एफिशिएंसी हमेशा कम हो जाती है या फिर कम होगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम बात करें प्लांट में सबसे कम एफिशिएंसी वाले इक्विपमेंट से उस प्लांट का ओवरऑल एफिशिएंसी हमेशा कम होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब जब एफिशिएंसी कम होगी फ्रेंड्स, तो उस केसेस में क्या होगा, प्रॉपरली हमारी जितनी हम कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना आउटकम हमको नहीं मिल पाएगा। तो उस केसेस में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमको लॉस होना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है आपका, अगर हम सोलर की बात करें तो पहले वाले की देखिए, सोलर की बात करें तो सोलर का कितना ज़्यादा बड़ा अरेंजमेंट होता है और उसकी जो एफिशिएंसी वो देख लीजिए, यहाँ पर 12% ही है, कितनी कम एफिशिएंसी है। तो फ्रेंड्स जो एनर्जी का लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है, जिस कारण क्या होगा, जो एनर्जी है, जो एफिशिएंसी है प्लांट की, वो ओवरऑल कम हो जा रही है। साथ के साथ आपको ये भी पता है कि मान लीजिए आपने क्या किया, एनर्जी का जनरेशन करा दिया, जब आपको ट्रांसमिट करोगे उसको स्टेप अप स्टेप डाउन कराकर ट्रांसमिट कराओगे तो वहाँ भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लॉसेस आ जाएंगे, जिस कारण क्या होगा, एनर्जी का अगेन लॉसेस हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, घट जाएगी। तो ये थे कुछ बिंदु। अब हम इसका जो लेआउट है उसको एक बार देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहली स्टेज। पहली स्टेप में आपने क्या किया, पहली स्टेप में आपने किया कोल की एनर्जी का यूज़ करो। अब कोल की एनर्जी को आपने क्या किया, यहाँ पर आप कंबंशन कराओगे। कंबंशन बोले तो आप यहाँ पर आग जलाओगे। जब आप यहाँ पर आग जलेगी तो कोल का कंबंशन होना शुरू हो जाएगा। जब कोल कंबंशन होगा, जलेगा कोल की बर्निंग होगी, तो क्या होगा कि उसमें से हीट जनरेट होना शुरू होगी। जैसे ही हीट जनरेट होगी, आपने क्या किया, हीट जनरेट हो गई, साथ के साथ आपने एक काम और किया कि वाटर को बॉयलर में फीड करा दिया, बॉयलर में या स्टीम इंजन में। ये पॉइंट है आपका बॉयलर फ्रेंड्स, ये वाला जो स्टेज है ये वाली, तो ये है आपका बॉयलर, ठीक है, या स्टीम इंजन बोल दो या बॉयलर बोल दो, ये है आपका बॉयलर। अब आपने क्या किया, बॉयलर में वाटर को फीड कर दिया। अब आप जब यहाँ से हीट जनरेट करोगे तो यहाँ हीट जनरेट होगी। हीट जब जनरेट होगी, पानी इसमें है, वाटर है, तो क्या होगा, जब टेम्परेचर 100 टेम्परेचर से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, या फिर जो हमारा बॉयलर का टेम्परेचर है वो जनरली 350 से ऊपर ही रहता है। तो इस केसेस में क्या होगा, यहाँ जो वाटर है उसका वेपर में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वाटर का वेपर में कन्वर्जन होना शुरू होगा, तुरंत यहाँ से हमको स्टीम मिलना शुरू हो जाएगी, वेपर मिलना शुरू हो जाएगा। अब हमारा काम क्या होगा, उस स्टीम को यूज़ करें, मीन्स उस स्टीम को आप क्या करोगे, अब टरबाइन पर स्ट्राइक कराओगे, टरबाइन के ब्लेड्स पर स्ट्राइक कराओगे। अब फ्रेंड्स जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ऐसे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इस पर स्ट्राइक करेगी स्टीम, जब इस स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, इसका रोटेशन होना शुरू हो जाएगा। जब ये घूमेगा तो इसकी जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट है इसकी, जब ये रोटेट होगा फ्रेंड्स तो ये शाफ्ट है, शाफ्ट भी रोटेट होना शुरू होगी इसके ब्लेड्स के साथ में। जब शाफ्ट रोटेट होना शुरू होगी, हमने क्या किया, जो हमारा टरबाइन था, टरबाइन की शाफ्ट को अपने अल्टरनेटर की शाफ्ट से कपल्ड कर दिया। अब ये कपल्ड हो गई, यहाँ पर हमने कपल्ड कर दिया इसको, कपल्ड हुआ, तुरंत जैसे ही हमारा शाफ्ट टरबाइन की रोटेट होगी, वैसे ही हमारी अल्टरनेटर की टरबाइन जो शाफ्ट है वो रोटेट होगी। जैसे ही शाफ्ट रोटेट होगी, तुरंत क्या होगा, यहाँ पर रोटेशन आ जाएगा, और जैसे ही रोटेशन आ जाएगा तुरंत हमको यहाँ पर एसी पावर, एसी
एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। तो पहला स्टेप यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, एनर्जी का जनरेशन ये तो हो गया। अब पहले स्टेप में आपने क्या किया था, पहले स्टेप में आपने किया था यहाँ पर कोल का बर्निंग कराया, कोल को बर्निंग कराया, हीट आपको प्राप्त हुई। साथ के साथ आपने क्या किया, जो आपका बॉयलर था उसके अंदर वाटर को फीड करा दिया, वाटर को फीड कराया, यहाँ से आपने हीट दी, हीट दोगे वाटर पानी में तो क्या होगा, पानी का वाटर का वेपर में कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे ही वाटर का वेपर में कन्वर्जन हुआ, वेपर को आपने क्या किया, स्टीम को यूज़ किया, टरबाइन के ब्लेड पर रोटेट कराया, स्ट्राइक कराया, स्ट्राइक कराने के बाद क्या हुआ, यहाँ से रोटेशन मिला। अब आपने क्या बोल दिया, रोटेशन, एक एनर्जी यही मिल गया आपको, एक वर्क डन यहाँ मिला आपको। कैसे मिला, आपने यहाँ स्टीम की हीट एनर्जी को क्या किया, इस पर स्ट्राइक कराया, तो हीट एनर्जी को आपने रोटेशन में, या रोटेशन एनर्जी को आप क्या कहोगे, मैकेनिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, इसकी मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करा दिया। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, मैकेनिकल का ही पार्ट है। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में जो वायर था उसने स्टीम एनर्जी की जो हीट एनर्जी थी उसके थ्रू आपने मैकेनिकल एनर्जी को उत्पन्न करा लिया। अब मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर आपका अल्टरनेटर है, लगा दो कॉन्सेप्ट, अल्टरनेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और ये कन्वर्जन हो गया। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, थर्मल पावर प्लांट का, केवल वर्किंग थी फ्रेंड्स। इसका हम कल लेआउट देखेंगे और इसका जो वर्किंग है उसको भी देखेंगे। आगे कुछ पॉइंट बचे हैं उसको एक बार फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें हम, जैसे अभी आपको बताया कि एनर्जी, तो एनर्जी जैसे आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी के विभिन्न रूप हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा, ये सारी की सारी एनर्जी हैं आपकी। अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट जो है उसकी एनर्जी दो मूल रूपों में विभाजित है। पहला क्या, हीट, नेक्स्ट है आपकी वर्क डन। पहला हो गया हीट, नेक्स्ट हो गया आपका वर्क डन। तो फ्रेंड्स अब होगा क्या, जैसे आप यहाँ इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हो चुके होंगे कि आपने क्या किया, हीट को सबसे पहले डेवलप कराया। जैसे ही हीट डेवलप हुई, जैसे सेकंड वाले में यहाँ पर आपका जो फ्लो डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे हैं कि ईंधन को बर्निंग कराया, ईंधन से के दहन से आपने क्या किया, ऊष्मा को उत्पन्न कराया, तापक या बॉयलर में आपने ऊष्मा को दी। यहाँ पर वाटर है इसके अंदर, अब वाटर क्या करेगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कार्यकारी माध्यम क्या हो गया, ये हो गया स्टीम, स्टीम हो गया। स्टीम क्या करेगी, प्राथमिक चालक, प्राथमिक चालक आपका होता है प्राइम मूवर, या प्राइम मूवर बोल दो या टरबाइन बोल दो, ठीक है। तो प्राइम मूवर या टरबाइन एक ही बात है। तो आपने क्या किया, प्राइम मूवर प्राथमिक चालक पर उसको स्ट्राइक कराया, स्ट्राइक कराएगा तो यहाँ पर वर्क डन मिलना शुरू हो जाएगा, और वर्क डन मिलेगा तो यहाँ ये रोटेट करेगा, जैसे ही रोटेट करेगा यहाँ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर आपने क्या किया कि जो ये सब जो मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ये वही लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक लाइन और बची है आपका ये कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने से निम्नलिखित लाभ हैं। तो अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ क्या होगा, पहला लाभ देख लीजिए, मतलब एडवांटेज क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आसानी से एनर्जी के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सबसे पहला लाभ क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे एनर्जी में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आप इसको रूपांतरित कर सकते हो। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए, फॉर्म्स हो गए। सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है, केबल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट करा सकते हो। बिल्कुल सही बात है, आप क्या कर रहे हो, जनरेशन करा रहे हो, जनरेशन के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, आप क्या कराओगे उसका, तो ट्रांसमिट तो ही कराओगे, ट्रांसमिशन करा दोगे। नेक्स्ट थर्ड की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्थानांतरित करने में हानि अपेक्षाकृत कम होती है, बहुत कम, बहुत तो कम नहीं लेकिन हाँ कुछ हद तक कम होती है फ्रेंड्स इसकी जो एनर्जी की जो लॉसेस हैं। क्योंकि अगर हम अन्य एनर्जी के सापेक्ष इसकी बात करें, अन्य दूसरी जो ऊर्जाएं हैं, जो एनर्जी हैं, उसके सापेक्ष इसकी तुलना कराएं तो जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एसी सप्लाई है, उसकी कहीं ना कहीं जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है या फिर जो उसका हानि है, लॉसेस है, वो कम होती है। नेक्स्ट की बात करें फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो आप, ट्रांसफार्मर लगा दो, बहुत सारे उपकरण लगा दो, स्विच गियर यूज़ कर लो, या फिर कोई पैनल्स लगा लो, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स लगा दो, जिससे आप क्या करो, आइसोलेटर इंसुलेटर यूज़ कर लो, जिससे आप आसानी से उसको कंट्रोल करा सकते हो। एमसीबी लगा दो,
OC भी लगा दो। ये सारी की सारी क्या है आपकी प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, तो आप आसानी से उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। उसमें हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको इसी कॉन्सेप्ट को हम एक फिगर के माध्यम से देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। पहला पॉइंट ये हो गया फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है, और चौथा पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो अब मैं एक बार यहाँ पर आपको वर्किंग बता दूँ। ये है आपका पंप फ्रेंड्स, यहाँ पर पंप है आपका, पहली स्टेज हो गई। ऊपर लगा हुआ है आपका बॉयलर, ये है आपका टरबाइन, ये है आपका कंडेंसर। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, फर्स्ट वाले पॉइंट की, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वाटर को फीड कराओगे। किसमें? बॉयलर में। आपने क्या किया, सबसे पहले काम किया, वाटर को बॉयलर में फीड कराया। तो यहाँ से आपने क्या किया, वर्क इन हुआ, मतलब वर्क डन, इनपुट दिया, मतलब वर्क इन हुआ। यहाँ से आपने क्या किया, ये देख पा रहे हैं आप कि वर्क इन मतलब वर्क किया आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ। अब कार्य किया आपने, यहाँ से आपने जो वाटर था उसको बॉयलर में फीड करा दिया, वाटर बॉयलर में फीड हो गया, इसके अंदर पानी आ गया। अब यहाँ से आपने क्या किया, हीट इन की। अब हीट इन करोगे, जब हीट इन होगी मतलब हीट यहाँ पर कंबंशन कराया कोल का, जब कंबंशन होगा तो जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर को आपने क्या किया, थर्ड प्रोसेस में आपने क्या किया, टरबाइन पर स्ट्राइक कराया। यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, ये इसके ब्लेड्स हैं टरबाइन के, ये इसके ब्लेड्स हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या करेगा, टरबाइन के ब्लेड्स पर जब ये स्ट्राइक करेगी स्टीम, तो यहाँ पर ये ब्लेड्स क्या होंगे, रोटेट होना शुरू होंगे। जब ये ब्लेड्स रोटेट होना शुरू होंगे तो यहाँ पर क्या मिला, वर्क आउट हुआ, मतलब वर्क मिला। अब यहाँ इसकी शाफ्ट बाहर लगी हुई है, इसी शाफ्ट को हमने अपने अल्टरनेटर से कनेक्ट कर रखा है। जैसे ये रोटेट होगा वैसे हमारा अल्टरनेटर रोटेट होगा, तो हमको यहाँ से वर्क डन जब मिलेगा तो यहाँ जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जब यहाँ स्टीम एक बार स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक आफ्टर स्ट्राइकिंग स्टीम, जब स्टीम स्ट्राइक हो जाएगी उसके बाद मतलब जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो एक्सपेंशन होगा स्टीम का। आफ्टर एक्सपेंड स्टीम, जब स्टीम एक्सपेंड होगी तो होगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ उसकी जो एनर्जी है वो ऊष्मा को खो देगी, हीट लॉस्ट होगा, यहाँ पर हीट का लॉस्ट होगा। उसके बाद कुछ कम हीट हो जाएगी, उसका जो टेम्परेचर था वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाली जो स्टीम थी उसका लगभग 450 से ज़्यादा ऊपर है केल्विन टेम्परेचर। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ वाली स्टीम का, तो वो क्या करेगी, कुछ कम हो जाएगी स्टीम का टेम्परेचर। जब कम होगा तो हम क्या करेंगे, अपने कंडेंसर के थ्रू क्या करेंगे, वाटर टू वेपर में कन्वर्जन करा देंगे। तो इसका 4 पार्ट्स में कन्वर्जन हुआ है। पहला पार्ट्स यहाँ पर हुआ, यहाँ से आपने क्या किया, वाटर को फीड कराया, यहाँ क्या किया, वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया। यहाँ से क्या हुआ, जो वेपर मिला, जो स्टीम मिली उसका एक्सपेंशन किया। उसके बाद इस वाले पॉइंट में क्या हुआ, जो स्टीम बनी थी, जो स्टीम की एनर्जी कुछ लॉस्ट हुई होगी, खो गई होगी, उसकी एनर्जी कुछ ख़त्म हो गई होगी, तो उस एनर्जी का जो लॉस्टेड एनर्जी थी उसका आपने अगेन क्या किया, उस स्टीम का स्टीम टू वाटर या फिर वेपर टू वाटर कन्वर्जन करा दिया, और उस पानी को इकट्ठा किया, मतलब स्टीम से पानी बना लिया ठंडा करने के बाद, स्टीम को पानी को इकट्ठा किया और अगेन फिर क्या किया, सक करके पंप से, और आपने बॉयलर को सप्लाई कर दिया ऊपर। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। इसी प्रकार इस वाली साइकिल को हम बोलते हैं रेनकाइन साइकिल। इस रेनकाइन साइकिल का एक कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, अभी ये थोड़ा शॉर्ट में था फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।